हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें टोटल हम लोगों ने अब तक 79 सेट को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने कुछ दिन से वीडियोज़ को नहीं लाया है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ। तो आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 80 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। दोस्तों, कोयला मंत्रालय के द्वारा 28 अक्टूबर 2003 को 28 अक्टूबर 2003 को अरुणाचल प्रदेश को खनिज विकास एवं व्यापार निगम लिमिटेड को यह कोयला क्षेत्र आवंटित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो दोस्तों, लाल प्रकाश का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से दूर से ही लाल रंग को हम लोग देख सकते हैं और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से यह सबसे कम विचलित होता है और यह दूर तक दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो दोस्तों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्यों अनंत होती है? तो दोस्तों, क्योंकि समतल दर्पण को अनंत रूप में बड़े गोलाकार दर्पण का एक हिस्सा माना जाता है। तो इस वजह से इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत पर मानी जाती है। वक्रता त्रिज्या के साथ साथ फोकस को भी अनंत पर माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग होता है। तो दोस्तों, इसका मुख्य उपयोग होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पसीने में मौजूद पानी वाष्पित होता है तो त्वचा की सतह को ठंडक महसूस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसी विलायकों में घुलनशील होता है। तो ये गलत है दोस्तों। यह पानी में घुलनशील होता है, जबकि तेल और पेट्रोल में यह घुलनशील नहीं होता है। दूसरा है, यह कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता। तो ये गलत है दोस्तों। यह कठोर नहीं होता, यह भंगुर होता है जो बिल्कुल ही टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। तीसरा है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है। तो यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन नहीं करता, यह द्रव्य अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है। तो ये भी गलत हो गया। चौथा है, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। तो ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल होता है? दोस्तों, बल जो है यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, जो कि एक सदिश राशि होता है बल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसका परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा एक अणु है जो कि परमाणु का कण नहीं है? तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, न्यूट्रॉन जो है यह अणु परमाणु का कण नहीं है, जबकि परमाणु के 3 मुख्य कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो दोस्तों, टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेफ्लॉन को अन्य नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं पॉली टेट्राफ्लोरिक एथिलीन। और दोस्तों, जो कि टेफ्लॉन जो है दोस्तों, यह कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं का संयोजक होता है, जो एक संश्लेषित
फ्लूरो बहुलक है और यह दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन में इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो दोस्तों मृदा से संबंधित है इडेफिक। इडेफिक जो है दोस्तों यह बहुक्षारीय मिट्टी का एक इडेफिक होता है जो कि किसी भी क्षेत्र में उगने वाले पौधे की विविधता को सीमित रखने का काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोसल्फर जो है यह एक अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, जबकि फॉस्फेनिक, मीथेन और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसके साथ साथ CO2 हो गया, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2, NO2 ये सभी जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तविक रूप से मीन यानी कि मछली का प्रकार है? इसमें से कौन एक मछली का प्रकार है जो कि वास्तविक मछली है? तो वो है कैटफिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जंतु कोशिका में सेल्यूलोज और कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के जगह सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है और पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति, हरित लवक, क्लोरोफिल, लवण या फिर प्लास्टिड जिसको कहते हैं वो सभी चीज़ें सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ पे भंडारित रहता है? तो दोस्तों यह यकृत में भंडारित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यकृत के साथ साथ मांसपेशियों में भी जो है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर ग्लूकोज जो है वो भंडारित रहता है। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें सबसे ज़्यादा प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा होती है? तो वो होता है वसा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा। वसा जो है दोस्तों यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है जो कि शरीर को विटामिन अवशोषित करने में भी मदद करती है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इसमें से कौन से सही हैं, देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल दोस्तों, लोहा में जब जंग लग जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जो कि अगर वो किसी रूप में बदल गया तो पुनः वह उस रूप में वापस नहीं आ सकता है, तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जो अपना रूप बदल लेता है और पुनः वह अपने पहले के रूप में आ सकता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए जल, पानी जो है यह क्या करता है, यह ठोस रूप में बर्फ के रूप में जम जाता है और फिर वह वापस से पानी बन जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन जब आप देखे होंगे कील वील में जंग लगता है तो वह पुनः वापस से पहले के जैसा नहीं हो सकता है। तो इस वजह से लोहे में जो जंग लगना हुआ वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा है, लवण जल जो है जंग लगने की दर को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल सही है। लवण यानी कि जो कि NaCl होता है, NaCl की मौजूद होने की वजह से वह H आयन की संख्या बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जंग लगने की दर बढ़ जाती है। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। तो ये भी सही है। मंत्रिमंडल का जो है प्रावधान करता है संसद, और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तीसरा है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। तो ये गलत है दोस्तों, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं होती। चौथा है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना होता है। तो ये भी सही है। गलत इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच
सत्ता में बंटवारे की व्यवस्था के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य की सहमति के साथ साथ विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी की जरूरत होती है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता बंटवारा की व्यवस्था को बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो किस प्रकार से दोस्तों लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति देता है? तो चलिए देखते हैं। पहला है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, इसमें भी लेखा अनुदान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यों को अनुदान प्रदान करने हेतु, ये भी नहीं होगा। और चौथा है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, तो ये सही हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों लोक लेखा अनुदान के संबंध में सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और फिर वित्तीय दायित्व जो होता है उसको पूरा करने में मदद करने के लिए एक निश्चित अवधि तक के लिए संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों लोक लेखा समिति का? तो इसका कार्य होता है भारत की संसद को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी समीक्षा करना, यानी कि जाँच करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो दोस्तों जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होते हैं यानी रिटायर्ड जज होते हैं उसको पेंशन कहाँ से दिया जाता है? तो दोस्तों उसको पेंशन दिया जाता है भारत के संचित निधि से, यानी जो हमारा भारत का संचित निधि है उससे उसको पेंशन दिया जाता है। लेकिन अगर उसको वेतन देने की बात की जाए तो वेतन और भत्ता किससे मिलता है? तो वेतन और भत्ता राज्य के द्वारा दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों मंडल आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1980 ईस्वी में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मंडल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका गठन उस समय के प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, उनके कहने पे करवाया गया था। और ये कब करवाया गया था इनका गठन? तो इनका गठन हुआ था 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना और उन्हें उसमें सक्षम बनाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का जो संघीय न्यायालय है वह 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करना है। एक तरफ भाग दिया हुआ है, दूसरा तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाग 4 जो है यह भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। उसके बाद है भाग 8 जो कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद आता है भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है। और हम लोग का भाषा टोटल अभी कितना है? तो टोटल 22 भाषा है हम लोग के संविधान में। तो ये हो गया, इसका राज्य भाषा से संबंधित है। और भाग 18 किससे संबंधित है? तो यह आपातकाल उपबंध से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया था। कब?
1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका किसके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 21 के ए में जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था? तो दोस्तों इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। दोस्तों महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो है यह शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है कानपुर। कानपुर से किसने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति के समय? तो नाना साहेब के द्वारा विद्रोह किया गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा किया गया था। बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा जो है यह विद्रोह किया गया था, ना कि मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला किस जगह से किए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला जो है यह अवध से किए थे। बेगम हजरत महल का सपोर्ट कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। तो ये सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली से बख्त खां के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही सुमेलित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरेली। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो चलिए देखते हैं। पहला है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है यह 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश की 14 से 1400 लेकर 1451 ईस्वी तक चला था। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। उसके बाद खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था, ठीक है। तो सबसे कम किसका हो गया? तो खिलजी वंश का लगभग 30 साल चला है। बाकी तुगलक वंश का लगभग 100 साल चला है। सैयद वंश का लगभग क्या कहता है 40-45 साल चला है, 40 साल तक चला है। उसके बाद लोधी वंश का भी क्या कहता है 75 साल तक लगभग चला है, 75 साल तक। और सबसे कम किसका है? खिलजी वंश का, जो लगभग 30 साल तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। और इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलजी वंश। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दोस्तों शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा थे दारा शिकोह। इसी को शाहजहां के द्वारा शाह अब्दुल इकबाल का उपाधि दिया गया था, पदवी दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दारा शिकोह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किए थे? तो दोस्तों हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ताजुल माली के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो हितोपदेश था वह नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा गया था, जिसका अनुवाद फारसी में ताजुल माली ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा इसका सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस टाइप से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। तो विजयनगर की कृष्ण देव राय का शासनकाल, यह कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक था। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद है पुर्तगाली का भारत आगमन। पुर्तगाली भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था पुर्तगाली। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 में। इसका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ, यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, उसके बाद 3 होगा और फिर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 2 4 3 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो दोस्तों रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था यह दक्षिण भारत में जो है प्रचलित थी। रैयतवाड़ी भू व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1792 ईस्वी में कर्नल रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था और यह मद्रास प्रेसिडेंसी से स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था?
तो दोस्तों 1857 की क्रांति से कौन प्रभावित नहीं था, तो वो हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ जो है यहाँ पे 1857 की क्रांति का कोई भी विद्रोह नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो दोस्तों रामोसी विद्रोह यह एक प्रकार का किसान आंदोलन था जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में मूलतः हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे वासुदेव बलवंत फड़के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता की प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताने वाले डफरिन थे। कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1912 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांकीपुर। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा? यानी दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है कि क्रम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों सबसे दक्षिण में धौलाधर पर्वत है। उसके बाद जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो पीर पंजाल श्रेणी है, उसके ऊपर जॉस्कर पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वन की कटाई हुई है वो सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये वन कटने का जो मुख्य रीजन रहा है वो क्या रहा है? तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा जो रीजन रहा है वो रहा है जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रतिबंधन नीति में कमी होना, जिसकी वजह से यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में वनों की कटाई तेजी से हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न से कम रहा है? तो सबसे जो कम धार्मिक समूह की वृद्धि हुई है वो जैन की हुई है। कितना हुआ है? लगभग तो 1.2% ही दर से इसकी वृद्धि ही हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है पूछ रहे, चलिए देखते हैं। पहला है उत्तर कोयल परियोजना जो कि झारखंड में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है शरावती परियोजना जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है बाली मेला परियोजना जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो ये भी सही है। चौथा है सबारी गिरी, ये सबारी गिरी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सबरी गिरी होगा। क्या होगा? सबरी गिरी परियोजना जो कि केरल में स्थित है, ना कि गुजरात में। तो ये गलत है। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन के क्षेत्र के आधार पर आरोही क्रम में सजाना है, यानी घटते से बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे कम कहाँ पे है? तो दोस्तों सबसे कम पीछावरम में है। उसके बाद कहाँ पे है? तो फिर है गंगा दामोदर नदी में मैंग्रोव वन, उसके बाद आता है भीतरकनिका में, और फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूह पर समान दर पर लगाए जाते हैं, जिस कारण से परिणाम जो होता है वो क्या होता है, अमीरों की तुलना में गरीबों को अपनी आय का ज़्यादा कर चुकाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि प्रतिगामी कर के रूप में सामने आता है। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन जेबी सेन की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेबी सेन। दोस्तों यह एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल ह्रास यानी कि
डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकल निवेश के मूल से किए गए लोभ। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो इसमें व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे क्या होता है? तो दोस्तों इसमें निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है, साथ ही आयात स्थानापत्ति का प्रसार होता है। यानी उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों मुद्रा आपूर्ति यह आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आरबीआई क्या करता है? यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत विस्तारवादी या फिर संकुचनवादी नीति अपनाकर मुद्रा प्रसार पर नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीआई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो दोस्तों बागवानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से नहीं आते हैं? तो वो चाय और कॉफी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबकि मसाला, फल और सब्जी ये सभी बागवानी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। यानी विटामिन जो है, विटामिन का अपघटन श्वसन के दौरान नहीं होता है, जबकि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का विघटन श्वसन के दौरान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में अगले दिन। जय हिंद।